Hello friends, today I am here with one of the very important topics. I got many requests कि सर हमें एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कम से कम हम ये बता सके कि एग्जाम में आखिर लिखना कैसा है. Because we know one thing very clear that whatever the preparation you have, whatever the understanding level you have, what you are writing in the exam, that we are going to decide the marks after the exam. आपको कितना नंबर मिलेगा एग्जाम में वो तय करेगा आप उस दिन उस समय उस एग्जाम में आप कैसे लिख रहे हैं, ये तय करेगा आपका मार्क्स. द मोमेंट यू सबमिट योर आंसर शीट, जैसे आपने अपने आंसर शीट जमा कर दिया, फिर वो आंसर शीट तय करेगा आपको कितना नंबर मिलेगा. Because we know one thing very clear, no one will going to give you the marks. We have to earn the marks. कोई आपको नंबर ऐसे ही नहीं देगा, आपको नंबर कमाना पड़ेगा आपको. इसलिए ये आज का वीडियो काफ़ी ज़रूरी है समझना या जानना, काफ़ी सहज, काफ़ी आसान तरीके से, जो आसानी से हम लोग कर सकते हैं. छोटे छोटे चीज़ें हमें खाली याद रखनी है और यही छोटे छोटे चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा टू गेट द मैक्सिमम नंबर इन द एग्जाम. राइटिंग स्किल, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे एक आंसर शीट को सजाना है, हमें कैसे एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द ऑल, ये सारे चीज़ें लेके आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं. इस वीडियो को भी मैंने फिर 7 टिप्स बताया, जो मेरा पहला वीडियो था जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पे मैंने बताया था कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, आपका टाइम मैनेज कैसे करना है. और आज हम बताएंगे आपको आखिर उस फाइनल स्टेज में, उस आखिरी स्टेज में, उस सफ़ेद कागज में आपको आखिर लिखना क्या है, कैसे लिखना है. ओके, उसके बारे में बताएंगे. उसके लिए भी मैंने 7 टिप्स लाया है और वो 7 टिप्स, वो 7 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी आर डू, व्हाट टू डू, आपको करना क्या है, एंड व्हाट नॉट टू डू. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हमें क्या लिखना है और क्या हमें नहीं लिखना चाहिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का. पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट टू डू. आई एम गोइंग टू टेल यू 7 टिप्स व्हाट टू डू, 7 टिप्स व्हाट नॉट टू डू. लेट्स गो. ओके, now we are going to discuss the 7 valuable tips that one should follow during the exam. कैसे जब आप एग्ज़ाम देंगे आपको ये 7 छोटे छोटे चीज़ लेकिन काफ़ी अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टू गेट द मैक्सिमम नंबर. क्या है वो, चलिए शुरुआत करते हैं. द फर्स्ट वन, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा बात और कर लेते हैं. एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले का आपका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए आपका बर्ताव. व्हाट वन स्टूडेंट शुड डू आफ्टर लिविंग फ्रॉम द होम फॉर द एग्ज़ाम. आप घर से निकल रहे हैं, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं हम सारे नोट, सारे बुक्स ले लेते हैं साथ में. हमें लगता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाके पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज फाइन, वन कैन डू इट. बट आफ्टर रीचिंग द कॉलेज, जब से आप कॉलेज पहुंचते हैं, सबसे पहला चीज़ ये करना चाहिए कि आप थोड़ा सा वेल इन एडवांस पहुंचिए, थोड़ा देर पहले पहुंचिए. सपोज योर एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 11 o'clock, यू रीच कॉलेज बाय 10:15, 10:20, मैक्सिमम 10:30 यू शुड रीच टू द कॉलेज. कॉलेज पहुंचने के बाद आपको ये नहीं देखना है वेयर आर योर फ्रेंड्स. आपको देखना है कि एक ऐसा जगह जहां पर आप थोड़ा सा आराम से विथ लेस अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस आप अपना चीज़ पढ़ सके, जो आपने घर से जो बुक्स या नोट्स या लास्ट टाइम जो चीज़ आपको लगता है कि देखना चाहिए वो आप देख सकते हैं. यहाँ पर अक्सर एक चीज़ दिखा गया है कि समटाइम्स सम अननोन फेलो और सम नोन फेलोज दे आर कमिंग और ये बोलते हैं यार तूने ये पढ़ा है, यार तूने वो पढ़ा है, as if he knows the question paper. Believe me sir, nobody knows the question paper before the exam. बट हम लोग ऐसे बातों में कभी कभी खो जाते हैं.
ये आपको डिस्टर्ब करता है। तो ये सबसे पहला चेतावनी है आपके लिए कि बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फुलिश स्टेटमेंट। ये सब चीज़ें नहीं सुनना है। आप आपका एग्जाम के बारे में, आपका प्रिपरेशन के बारे में सोचिए। And remember, when you enter to the exam hall, you have to remember that your preparation is the best. ये सोच के आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना चाहिए। Now come to the first point जो मैंने बताया था, go through the question paper carefully. एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर देता है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहला चीज ये है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, suppose some of the question you think no, there is some misinformation or the information is not sufficient that you are not able to identify, फिर क्या होता है, during the exam there is some teacher can help you can ask for it. That is the first thing. Second one, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि which section you are going to start. You are going to start with the section A, section B, section C. आप कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं, 2 स्टार्ट कर सकते हैं, 3 स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका प्रिपरेशन आपका अच्छा है आप उसी से स्टार्ट कीजिए। जो सेक्शन का आंसर आपको लगता है कि नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ द क्वेश्चंस, यू स्टार्ट विद दैट, वहां से शुरुआत कीजिए आप। अब यहां पर एक सवाल आते हैं, स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर अगर दोनों क्वेश्चंस ही हमें आते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में एक मिलेगा और करके, आइदर दिस और दैट, एक चॉइस मिलता है। अब सपोज दोनों ही आपको आते हैं, फिर कौन सा चूज करेंगे आप वही वाला क्वेश्चन चूज कीजिए जिसमें न्यूमेरिकल है। एक थ्योरी अगर न्यूमेरिकल, अगर दोनों आते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, गो फॉर द न्यूमेरिकल, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर। नाउ समटाइम्स सर दोनों थ्योरी क्वेश्चन है, अगर दोनों थ्योरी क्वेश्चन है फिर देखिए दोनों में से किस में आप डायग्राम दे सकते हैं थ्योरी के साथ, वो चूज कीजिए, वो आपको ज्यादा नंबर देगा। नहीं सर दोनों में थ्योरी पॉसिबल नहीं है, दोनों में डायग्राम पॉसिबल नहीं है, फिर मैं बोलूंगा दोनों क्वेश्चन में आप देखिए किस में आप इक्वेशन दे सकते हैं। लाइक इफ द क्वेश्चन इज कास्ट व्हाट इज द एंथैल्पी, और द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन का आपने स्टेटमेंट दिया, फिर एक रिएक्शन दीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। सपोज ऐसा भी नहीं है, डायग्राम पॉसिबल नहीं है, इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, फिर क्या, फिर आप देखिए दोनों क्वेश्चंस में, दोनों थ्योरी के क्वेश्चन में कहां पर आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा दे सकते हैं, आप ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू चूज बिटवीन द टू गुड क्वेश्चंस। दोनों ही आपको आते हैं। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई नीड टू टेल यू। फिर आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, आप उस हिसाब से सोचिए कि व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू राइट फास्ट, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू राइट लेटर। ओके, so after the first point we go to the second point, answer with proper question mark। ये अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं बट प्रॉपर मार्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर मार्किंग नहीं किया, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 3A लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 3A। अगर आपने नहीं लिखा तो द एग्जामिनर कैन गिव यू 0 ऑल्सो, क्योंकि पता ही नहीं आपने जो आंसर कर रहे हो किस चीज का आंसर कर रहे हैं आप। सो प्रॉपर मार्किंग जरूरत है। मुझे ये पता है ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं, फिर भी आई कैन टेल यू अराउंड 20 to 25% स्टूडेंट ये नेग्लिजेंसी करते हैं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए आंसर, जब भी आप एक आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं आपको क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिए। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। एंड सेकेंड पॉइंट, राइट द आंसर बाय मेकिंग पॉइंट्स और हेडिंग। जैसे मैंने बता रहा था कि 2 क्वेश्चंस है या कोई भी आंसर आप देना चाहते हैं, बेटर यही है कि आप उसका छोटा छोटा हेडिंग बनाइए, छोटा छोटा हेडिंग बनाइए। सपोज रिवर्स ऑस्मोसिस की बात हो रही है तो आप बताइए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड देन यू कैन डिस्कस द रिवर्स ऑस्मोसिस। There is no harm. Okay, so all these things we need to know. Okay, अगर बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा थ्योरी क्वेश्चन है, आप उसका छोटा छोटा हेडिंग बनाइए। Okay, you can give with a proper what I said with points.
इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ पसंद नहीं करते एग्जामिनर, बेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ आप उसको छोटा छोटा पॉइंट्स दीजिए, पॉइंट्स देके बताइए। एग्जामिनर और ज़्यादा पढ़ेंगे, एग्जामिनर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इंप्रेस करेंगे, इंप्रेस होगा उतना ही ज़्यादा आपको ना मार्क्स मिलेगी। दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओके, सो वी अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। Now give the diagram. This is highly important. Diagram with proper labeling that we need to understand. मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज मैं फिर बताऊंगा कि डायग्राम। अब खुद सोचिए कि मैंने आपको दो चीजें दिया, एक चीज मैंने पूरा लिख के दिया है कि एक पैराग्राफ दिया, और दूसरे में जो पैराग्राफ में जो मैंने लिखा है वही मैंने डायग्राम के तौर पे, एक पिक्चर के तौर पे आपको दिया। Which one you prefer to see? ऑब्वियसली आपको वो डायग्राम, वो पिक्चर अच्छा लगेगा। सेम थिंग हैपन टू द एग्जामिनर ऑल्सो। एग्जामिनर लव टू सी द स्टूडेंट आंसरिंग विद द डायग्राम, नॉट ओनली डायग्राम। आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर आप लिख रहे हैं, उसके साथ उसका डायग्राम दीजिए। मैंने आपको बताया रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस आप एक डायग्राम दे सकते हैं। ओके, यू कैन सी दैट। ओके, देयर इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज a C2, this is a C1. If C2 is greater than C1, flow of the solvent from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is known as reverse osmosis. ये डायग्राम किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कहीं पे नहीं है डायग्राम। बट व्हाट इज द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर हम बोल सकते हैं इट इज द प्रेशर ऑफ द वेपर एट इक्विलिब्रियम, रादर फिजिकल इक्विलिब्रियम। When the liquid and gas is at physical equilibrium में है, उस इक्विलिब्रियम में उस गैस का जो प्रेशर होता है दैट इज द वेपर प्रेशर। ये हर जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका भी डायग्राम बना सकते हैं। देखिए कैसे। नाउ कंसिडर इफ आई से देयर इज ए लिक्विड, ओके, आई कैन राइट लिक्विड, मैंने इसको कवर कर दिया। यू कैन सी देयर इज अ गैस, आई कैन राइट द गैस। यू कैन सी लिक्विड से गैस बन रहा है, फिर गैस से लिक्विड, देयर इज इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम में इस गैस का जो प्रेशर है दैट इज द वेपर प्रेशर। सो ये किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन यही चीज तो आप लिख रहे हैं। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन में आपको तो यही लिखना है। So that we need to understand. Sometimes diagrams are given in the book, sometimes diagram you have to create for yourself. बट यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि डायग्राम वगैरह या जो भी चीज आप लिखेंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या डायग्राम दूंगा, उस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या डायग्राम बनाना है। ऑन द स्पॉट डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ये चीज याद रखिएगा। यू शुड हैव ए प्रॉपर प्री प्लान। ओके, सो वी आर डन विद दिस। नाउ कीप सम स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा गैप रखिए। अगर आप एक फुल पेज का आपने हाफ पेज लिखा है, थोड़ा हाफ पेज छोड़ दीजिए, चलेगा। क्यों ऐसा? हर एक आंसर के बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। कीप सम स्पेस एवरी आफ्टर द आंसर। Why I said that? ऐसा क्यों बताया मैंने? ऐसा इसलिए बताया क्योंकि सोचिए आप जब लिख रहे हैं तब आपको शायद कुछ चीज छूट गया, आपको तब पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब आप उसको रिवाइज करेंगे आपको पता चला नहीं मैं डायग्राम दे सकता हूं, मैं एक रिएक्शन लिख सकता हूं, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ रिलेवेंट कुछ चीज लिख सकता हूं। आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। ओके, दैट्स अ रियली वेरी गुड आइडिया। सो दिस इज अ गुड हैबिट। आप एक आंसर लिखे, उसके नीचे थोड़ा सा जगह रख दीजिए। क्यों? सपोज यू समथिंग यू रिमेंबर लेटर, आपको उस समय याद नहीं है, बाद में याद आया, जरूर लिखिए। ओके, सो दिस इज अ गुड आइडिया। Now proper and maintain the handwriting. Okay, this is something interesting that you have to maintain the handwriting. Why I said that? हैंडराइटिंग में अक्सर हमने ये देखा है आंसर शीट में कि शुरुआत आपका आंसर, आपका जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छा होता है, बट विद द टाइम जैसे जैसे समय खत्म होने जाएगा हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाना लगता है। ये आप भी कोरिलेट कर सकते हैं।
बट इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए कि मेरा 70 मार्क्स का पेपर है, सपोज आई हैव 70 मार्क्स पेपर and for that I am getting 3 hours. It means in 1 hour I have to answer at the most 23 marks. 23 मार्क्स का मुझे आंसर करना 1 घंटे में, काफी ज्यादा समय है. So you plan that okay in first 1 hour I can have to give the exam of 23 marks. अगर आप इतना कर रहे हैं और वो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर शीट है it is a combination of MCQ, it is a combination of numerical also. न्यूमेरिकल और MCQ में ज़्यादा समय नहीं लगते, समय बहुत होता है. सो डोंट बी पैनिक. आपका हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल फॉर द एग्जामिनर. एग्जामिनर को आपका हैंड राइटिंग पढ़ने में आना चाहिए. कीप सम गैप बिटवीन द 2 वर्ड्स सो दैट एग्जामिनर कैन क्लियरली रीड इट. वरना क्या, अगर एग्जामिनर आपका आंसर शीट नहीं लिख पढ़ पाए, अच्छे से आपका आंसर नहीं लिख पाए, they will give you the average marks. So whenever you are giving the answer, you need to be very clear that whatever you are writing, it should be proper and readable throughout the answer paper. It really gives a positive impression to the examiner, believe me sir. Okay, so we are done with it. Now the last point number 7. Point number 7 is highly crucial because of this word. Because इस word के लिए point number 7 काफी ज्यादा crucial हो जाता है. That is revision. I know many of the students are not doing it. What they are doing? They are just answering the questions. एंड उसके बाद उसको जब दोबारा पढ़ने की बारी आती है, वी फील लाइक नहीं यार नहीं पढ़ना, वी फील बोर, वी फील इरिटेटेड. डोंट डू इट. यू हैव टू रिवाइज. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स अननोइंगली वी आर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स. मेनी टाइम्स इट हैपन. बहुत बार ऐसा होता है. हमने न्यूमेरिकल किया, यूनिट लिखना भूल गया. न्यूमेरिकल का आपको इक्वेशन, एक कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं आपको देखना है. ओके, सो रिवीजन इज मस्ट. और जैसे मैंने बताया, यू आर ऑलरेडी कीपिंग सम स्पेस टू राइट बैक. अगर आपको फिर से कुछ याद आया जब आप रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज यू कैन राइट देयर ऑल्सो. सो इट विल ऑब्वियसली गिव यू द मैक्सिमम मार्क्स. एंड रिमेंबर, व्हाइल गिविंग द आंसर, डोंट लीव एनी क्वेश्चन. एक क्वेश्चन छोड़िए मत. जो आता है, जैसा आता है, एटलीस्ट यू ट्राई फॉर इट. Okay, so always remember, maximum attempt, maximum number. Okay, so with this I hope you all like it, that all these 7 topics that we need to remember, all these 7 tips that we need to remember for the better result in the exam to get the maximum marks. Now we are going to discuss the 7 tips that we should not do. Now I am going to discuss the another very important segment of today's discussion. What not to do. क्या हमें नहीं करना चाहिए. और ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, this is not only applicable for the science or the arts or the commerce, for all kind of exams that one need to remember, for every class of the students. Okay, so let me tell you that what not to do. Look at here, what not to do. I am going to discuss that. क्या नहीं करना चाहिए. काफी छोटे मामूली बातें करेंगे हम, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन. मतलब सपोज अगर 11 बजे का, सपोज योर एग्जाम स्टार्ट एट 11 o'clock, आइडियली यू शुड reach inside the exam hall by 10:45, 15 minutes early. Most of the students, what they are doing, they are just sitting here and there in the college and they are try to read as much as possible, जो कि जरूरत नहीं है. आपको जरूरत यह है कि 15 मिनट 15 मिनट क्यों एक्स्ट्रा दिया गया है एग्जाम हॉल में जाने से पहले. बिकॉज द मोमेंट यू आर रीचिंग द एग्जाम हॉल, द एग्जामिनर और द इन्विजिलेटर विल गिव यू द आंसर शीट. आपको आंसर पेपर दिया जाएगा. आंसर पेपर यू नीड टू फिल प्रॉपरली. योर नेम, सब्जेक्ट, व्हाट इज द एग्जाम, नेम ऑफ द एग्जाम, द डेट, योर रोल नंबर, एवरीथिंग यू नीड टू राइट प्रॉपरली. दैट इज द रीजन दे आर आस्किंग यू टू कम 45 minutes बिफोर इन द एग्जाम. ये जरूरी है.
समटाइम्स हम लोग एकदम एग्ज़ाम हॉल में एकदम ऑन टाइम जाते हैं, देन वी आर मेकिंग आवर सेल्फ मोर पैनिक, हम पैनिक कर लेते हैं, ओके, which is not at all desirable before the exam. Remember, every exam is equally important. Not only the board exam, any exams is equally important in my opinion. So you need to be very, very careful on that. So please don't be late unnecessarily before the exam. Exam hall में समय में पहुंचिए. That is the first thing. Don't talk before examination. ये और एक अहम चीज़ है. हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट के साथ क्या होता है, शायद आप भी खुद को कोरिलेट करेंगे, ऐसा शायद आप भी करते रहेंगे कि जैसे ही हम कॉलेज में पहुँचेंगे, वी आर जस्ट फाइंडिंग आवर फ्रेंड्स, हम दोस्तों को देखते हैं, फिर अननेसेसरी बातें करते हैं, तूने ये पढ़ा है, तूने वो पढ़ा है, ये चैप्टर वो चैप्टर, एंड देन वी आर विशिंग ईच अदर लाइक बेस्ट ऑफ लक. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. You just focus on your preparation. You focus on your subject. Suppose you are preparing for the physics or chemistry or for the math or bio, you just concentrate on that. Unnecessarily बात नहीं करेंगे आप, किसी के साथ नहीं, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं. The moment you are entering to the exam hall, you keep all your belonging to in one place, one safe place, away from you, आपसे दूर रखिए. टेक वॉट एवर द थिंग्स यू नीड पेन, यू नीड पेपर, यू नीड इरेजर, वॉट एवर यू नीड, यू जैसा वो सब चीज़ें लिखिए, अपना हॉल टिकट लीजिए और बैठिए. अननेसेसरी कोई भी चीज़ अपने साथ में मत रखिएगा. और दूसरी बात यह है कि नो नीड टू सी आपका दोस्त कौन क्या कहाँ बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है. नो, अननेसेसरली बात नहीं करेंगे, बिकॉज एग्जामिनर नोटिस दैट. If the examiner found some student is talking before the exam, he will not going to take it in a positive way, obviously not. So ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना बेहद important है. Okay, so don't talk, don't lose your concentration, because remember you are preparing for the best exam of your life. Okay, so don't talk. Number 3, don't write irrelevant things. ये भी अक्सर देखा गया है. देखिए, हम यहाँ पर खाली डोंट की बात कर रहे हैं, व्हाट नॉट टू डू की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं करना चाहिए. कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार 4 नंबर का सवाल है, मुझे कम से कम 1 पेज लिखना चाहिए. ओके, सो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इररिलेवेंट चीज़ें भी लिख लेते हैं. डोंट डू इट. जो चीज़ आपको पता है, जो चीज़ें रिलेवेंट है, जो चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, वही चीज़ लिखिए. That is more required. Clear or not, sir? That is more required. So relevant चीज़ें लिखेंगे, जो चीज़ें ज़रूरत है. It may be a diagram, it may be equation, वो चीज़ लिखिए, वो चीज़ जरूर कीजिए. लेकिन कभी भी अननेसेसरली जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं ज़बरदस्ती मत लिखिए. It will create a negative impression on the students. Okay, so please don't do it again. Don't do write irrelevant things. Number 4, don't write the questions again. देखिए, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आप आंसर से पहले क्वेश्चन लिखिए. मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट लिखते हैं, जरूरत नहीं है. डोंट डू इट. सवाल ये है कि सर क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने लिखा तो? इट विल कंज्यूम योर टाइम. यू जस्ट मार्क इट. जैसे मैंने पहले ही बताया आज की वीडियो में कि पहले आप क्वेश्चन पेपर में आप आंसर का प्रॉपर मार्किंग कीजिए. नो नीड टू राइट द क्वेश्चन अगेन. कोई जरूरत नहीं है. इट विल अननेसेसरली कंज्यूम द टाइम. इवन एग्जामिनर ऑल्सो नॉट अप्रिशिएट. ओके, सो डोंट राइट द क्वेश्चन अगेन. पॉइंट नंबर 5, डोंट वेस्ट पेपर. ये और एक चीज है, छोटी चीज है, लेकिन याद रखना जरूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने क्या देखा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, लिख रहे 1 पेज में, 2 पेज में लिखा, फिर बीच में 2 पेज छोड़ दिया. देन अगेन ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द पेज नंबर 3, 4, 5, 6 whatever. Again keeping a gap of 1 or 2 page. Don't do it. Don't waste the paper. I'm not talking about in terms of economy. I'm talking about the impression that you are creating to the examiner. Examiner will take it in a negative way. Don't waste the paper. हाँ, आंसर लिखिए, उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़िए. That is okay. दैट इज ओके. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक आंसर होने के बाद आप 2-3 पेज छोड़ के फिर लिख रहे हैं. नो, डोंट डू इट.
Okay, so always remember, don't do it. Okay, don't waste the paper. Number 6, don't marking if you don't know the answer. I think this is one of the most important of today's discussion. I can give you an example and I'll explain. ये मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा. जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स पॉलीमर. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स पॉलीमर में आपको मालूम है इन द बुक देयर आर मेनी डिफरेंसेस. लेट्स से 8 डिफरेंसेस आर गिवन इन द बुक. 8 डिफरेंस है. आप क्या कर रहे हैं, आपने एग्जाम हॉल में आप यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और फिर आपने 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 1 लिख रहे हैं, आपने 2 लिखा, आपने 3 भी लिखा. आपने उसके बाद क्या किया, 4 आपने जस्ट पॉइंट देके छोड़ दिया. आपने लिखा कुछ नहीं, खाली 4 लिख के छोड़ दिया. इट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग टू द एग्जामिनर कि सर 4th पॉइंट भी होता है जो आपको नहीं पता. इट्स अ वेरी वेरी अनडिजायरेबल थिंग. आपको जितना लिखना है उतना ही पॉइंट बताइए. ये जो कर रहे हैं आप अननेसेसरली पॉइंट नंबर 4 या 5 आप ऐसे कर रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे हैं आप. यू आर डूइंग द मार्किंग बट यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू आर टेलिंग द एग्जामिनर सर कि पॉइंट नंबर 4 और 5 भी होता है जो आपको याद नहीं आ रहा है. क्या जरूरत है, डोंट डू इट. ओके, सो रिमेंबर, सो डोंट मार्किंग इफ यू डोंट नो द आंसर. कभी भी ऐसा मत कीजिए. सपोज आई एम राइटिंग द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज. एडवांटेज, देयर आर 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज. आपने क्या किया, आपने एडवांटेज लिखा, 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, 3 आपने छोड़ दिया ऐसे लिख के. अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक. अगेन यू आर टेलिंग द एग्जामिनर कि सर 3rd पॉइंट होता है, 3 डिसएडवांटेज है या 3 एडवांटेज है, बट मुझे 2 ही याद है. जरूरत नहीं है. Not required. You no need to write these 3. You just only write 1 and 2. आपको जितना याद है आप उतना लिखिए. ऐसे marking it will take as a negative way. So don't do it. Okay. Now the last point and most important again, don't discuss the answer after the exam. एक सर्वे में देखा गया almost 91% student is doing it. 91% student. एग्जाम हो जाने के बाद, ओके, एग्जाम होने के बाद हर कोई अरे तेरा इस आंसर क्या आया, वो वाला आंसर क्या आया, एंड वी आर डिस्कसिंग. आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, आंसर नहीं मिला फिर आपके दिमाग में चलता रहेगा कि क्या गलत किया आपने. सो व्हाट इज डिजायरेबल, सी वंस यू आर सबमिटिंग द आंसर योर जॉब इज डन. आपने एक बार आंसर शीट जमा कर दिया, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका काम खत्म. So after submitting the answer paper, it is not desirable to discuss the questions. You can discuss the question after all the exams. सारे एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद डिस्कस करना है खुशी से कीजिए, बीच में नहीं. क्यों ऐसा, क्योंकि आप सपोज आपने जो आंसर आपने करके आए हैं, न्यूमेरिकल का जो आंसर आपने करके आए हैं आपके हिसाब से वो सही है. सपोज someone said नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा है, then it will disturb you, it will break your concentration, it will disturb you for the next exam. So I am telling you, it is not desirable to discuss the answer after the exams. डिस्कस कब कीजिए, आंसर कब डिस्कस करना है, आफ्टर द ऑल द एग्जाम्स ओवर. सारे एग्जाम्स हो गए उसके बाद जितना चाहे आप डिस्कस कीजिए, बट नॉट आफ्टर द एग्जाम. इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट एग्जाम. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. सो ये जो बातें मैंने किया बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपने भी जाना होगा, जो अक्सर हम लोग कर लेते हैं. उसी के बारे में हमने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आई होप आज का ये वीडियो आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा. सब लोग इसको फॉलो करेंगे एंड दे विल गेट द मैक्सिमम नंबर. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.